राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कुंवारा दामाद चला ससुराल। बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद कहानी है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक छोटा सा गांव था। गांव तो साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोग मेहनती और सीधे साधे थे। उसी गांव में रतन नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रतन के पिता का देहांत कई बरस पहले ही हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ चुकी थी। घर कच्चा था, दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और छत भी बरसात में टपकने लगती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद उस घर में प्रेम की कोई कमी नहीं थी। रतन बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु मेहनत करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह काम की तलाश में निकल जाता और शाम ढलने के बाद घर लौट आता। कभी कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता और कभी किसी के घर का काम कर देता। दिन भर की कमाई से किसी तरह माँ बेटे का गुजारा चलता। उसकी माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती। वह जानती थी कि रतन दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेता। कई बार गांव के लोग उसे समझाते कि जीवन में केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, समझदारी भी जरूरी होती है। लेकिन रतन का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि जो भी बात उसके मन में बैठ जाती, उसे पूरा करके ही मानता। एक दिन शाम को जब वह काम से लौटा, तो उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रतन ने देखा कि माँ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही। उसने पूछा, माँ, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? माँ मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, अब उम्र हो चली, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। बस यही चिंता रहती है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। अब रतन हंस के कहने लगा, माँ, तुम तो व्यर्थ में चिंता करती हो, अभी तुम्हें बहुत साल जीना है। माँ ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि हर माँ की तरह उसकी भी सबसे बड़ी यही इच्छा है कि उसके बेटे का घर बस जाए। लेकिन गरीबी ऐसी दीवार थी जिसे पार करना आसान नहीं था। गांव में अक्सर लोगों की शादी कम उम्र में हो जाया करती थी। रतन भी अब विवाह के योग्य हो चुका था, मगर गरीब घर में अपनी बेटी देने को कोई भी तैयार न होता। यही कारण था कि उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कहते हैं, यह संसार भी बड़ा विचित्र है। जब किसी व्यक्ति के पास धन होता है तो लोग उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब कोई गरीब होता है तो उसके अच्छे गुण भी लोगों को दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा यह कहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। धन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार जीवन भर साथ देते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन तीज का त्योहार आया। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। जिन युवकों की पत्नियां मायके गई हुई थी या जिनका गौना होना बाकी था, वे अपनी पत्नियों को लाने के लिए ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, कोई मिठाई बनवा रहा था और कोई बैलगाड़ी सजवा रहा था। गांव में चारों ओर इसी विषय की चर्चा हो रही थी। रतन ने जब यह सब देखा तो उसके मन में भी एक विचार आया। उसने सोचा, जब गांव के सारे युवक अपनी पत्नियों को लेने जा रहे हैं, तो मैं क्यों न जाऊं। यही सबसे बड़ी भूल थी उसकी। दोस्तों, कई बार जीवन में हम दूसरे को देखकर निर्णय लेने लगते हैं। हम यह नहीं सोचते कि उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति अलग है। यही तुलना मनुष्य को अनेक परेशानियों में डाल देती है। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए कोई काम करे क्योंकि दूसरे लोग वह काम कर रहे हैं, तो वह अक्सर गलत रास्ते पर पहुंच जाता है। अब रतन सीधे घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी नए कपड़े और मिठाई चाहिए। मैं भी अपनी घरवाली को लेने ससुराल जाऊंगा। यह सुनकर माँ पहले तो चौंक गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वह बोली, बेटा, तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, फिर तुम किसकी घरवाली को लेने जाओगे? लेकिन रतन ने जैसे माँ की बात सुनी ही नहीं। वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, गांव के सब लड़के जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, हर काम सोच समझकर करना चाहिए। बिना विवाह के कोई ससुराल नहीं होती।
लेकिन जिद में अंधा हुआ व्यक्ति अक्सर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। कहते हैं कि जिद और दृढ़ संकल्प में बहुत बड़ा अंतर होता है। दृढ़ संकल्प वह होता है जो सही दिशा में आगे बढ़ाए, बल्कि जिद वह होती है जो बिना सोच विचार के व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। अब रतन की बात जिद में बदल चुकी थी। वह बोला, माँ, यदि तुमने मुझे कपड़े और मिठाई नहीं दी तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ये बात सुनकर घबरा गई। वह जानती थी कि उसका बेटा सीधा है, लेकिन अपनी जिद पर अड़ जाए तो कुछ भी कर सकता है। उसने मन ही मन सोचा, जाने दो, जब ससुराल कहीं है ही नहीं तो शाम तक घूम फिर कर वापस आ जाएगा। शायद तब इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। माँ ने बड़े धीमे स्वर में कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाई का प्रबंध कर देती हूँ। यह सुनकर रतन खुश हो गया। वह स्वयं को किसी दूल्हे से कम न समझ रहा था। उधर माँ रात भर सोचती रही। उसे चिंता थी कि बेटे की यही ना समझी कहीं उसे कभी बड़ी मुसीबत में न डाल दे। लेकिन संसार का नियम है कि कुछ बातें केवल समझाने से नहीं बल्कि अनुभव से सीखी जाती है। कई बार माता पिता हजार बार समझाते हैं, फिर भी संतान नहीं समझती। तब जीवन रक्षक शिक्षक बनकर शिक्षा देता है। दोस्तों, अगली सुबह रतन नए कपड़े पहनकर, हाथ में मिठाई का थैला लेकर और मन में अनेक सपने सजाकर घर से निकल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच उसकी कोई पत्नी उसका इंतजार कर रही हो। उधर उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी। माँ के मन में चिंता थी, लेकिन साथ ही साथ यह विश्वास भी था कि बेटा शाम तक अपनी गलती समझ के लौट आएगा। अभी रतन गांव से बाहर भी नहीं निकला था कि उसकी मुलाकात हरिदास से हो गई। हरिदास गांव का ऐसा आदमी था जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग उसे अपशगुनी मानते थे तो कुछ उसे मनहूस कहते थे। वह उस समय घर से बाहर निकला ही था कि जैसे ही उसकी नजर रतन पर पड़ी, उसने हंसते हुए पूछा, अरे बबुआ, लगता है ससुराल जा रहे हो। अब रतन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, गजब हो गया। माँ ने कहा था कि हरिदास रास्ता काट दे तो अपशगुन हो जाता है। हालांकि हरिदास ने कोई बुरी बात नहीं कही थी, लेकिन रतन का मन में डर भर गया। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में परेशानी घटना से नहीं बल्कि हमारे विचारों से पैदा होती है। यदि मन डर से भर जाए तो साधारण बात भी समस्या लगने लगती है। अब रतन बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया, मगर अब उसका आत्मविश्वास पहले जैसा नहीं रहा। थोड़ी दूर गया ही था कि अचानक एक बिल्ली रास्ता काटकर निकल गई। अब रतन वहीं रुक गया। उसने सोचा, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले कोई दूसरा आदमी इस रास्ते से निकले, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। वह सड़क किनारे बैठ गया और इंतजार करने लगा। समय बीता, सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन उस समय रास्ते पर कोई नहीं आया। अब रतन बार बार उधर देखता और फिर बैठ जाता। कभी थैले को देखता, कभी रास्ते को देखता। भाइयों, किसी ने कहा है कि अंधविश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियों में से एक है। जब व्यक्ति अपने विवेक का उपयोग करना छोड़ देता है तो वह छोटी छोटी बातों से डरने लगता है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी है ताकि वह सही और गलत का निर्णय कर सके। काफी देर बाद गांव का एक बुजुर्ग वहां से निकला। उसने रतन को बैठे देखा तो पूछा, अरे बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? रतन तो पहले कुछ न कहा, लेकिन गांव के लोग प्रश्न पूछने में पीछे नहीं रहते। बुजुर्ग ने फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? अब रतन के मुंह से अचानक निकल गया, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। अब बुजुर्ग मुस्कुराने लगा। वह समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है बेटा, मत बताओ। वैसे बिना शादी किए ससुराल जाने की बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही रतन सक पका गया। उसे लगा कि काका सब समझ गए, लेकिन बुजुर्ग आगे बढ़ गया। रतन ने राहत की सांस ली और फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब वह थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन किस्मत अभी उसके धैर्य की परीक्षा लेने ही वाली थी। कुछ दूर आगे बढ़ते ही एक सियार झाड़ियों से निकलकर रास्ता पार कर गया। रतन का चेहरा फिर उतर गया। वह फिर बैठ गया। अब उसे लगने लगा
कि आज पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया है। कभी बिल्ली रास्ता काट रही, कभी सियार निकल रहा, वह सिर पकड़कर बैठ गया। घंटों बीत गए, धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी, फिर शाम होने लगी। अब रतन को भूख भी लगने लगी और थकान भी महसूस होने लगी। तब अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने खुद से कहा, यदि मैं हर अपशगुन से डरता रहूंगा तो कभी कहीं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। यह विचार उसके मन में पहली बार आया। कहते हैं, जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो भय से आगे बढ़ना सीखते हैं। डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अब रतन उठकर खड़ा हुआ। अब उसने बिना रुके आगे बढ़ने का निर्णय लिया। चलते चलते एक छोटे से जंगल में पहुंच गया। जंगल बहुत घना नहीं था, लेकिन चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियां थी। शाम की धूप पेड़ों के बीच से चढ़कर जमीन पर पड़ रही थी। उसी जंगल में दो स्त्रियां लकड़ी बटोर रही थी। उनका नाम कमला और सुशीला था। दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों के सुख दुख भी लगभग एक जैसे थे। कमला का विवाह हुए 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसका पति चोरी के आरोप में जेल चला गया था और बरसों से वापस नहीं आया था। उधर सुशीला का पति भी 8 साल पहले कहीं दूर कमाने गया था और उसके बाद कोई खबर नहीं आई थी। दोनों अपने जीवन की परेशानियों को आपस में बांटकर जी रही थी। तभी उनकी नजर रतन पर पड़ी। नए कपड़े, हाथ में मिठाई का थैला और चेहरे पर भोलेपन की झलक देखकर दोनों को हंसी आ गई। अब कमला ने पूछा, किस गांव जा रहे हो? रतन चुप रहा। विमला ने फिर पूछा, किसके घर जा रहे हो? अब रतन के पास तो कोई उत्तर था नहीं। वह किसका नाम बताता? उसे तो खुद नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा। उसकी चुप्पी देखकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। कुछ देर बाद रतन ने सिर झुकाकर सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है, फिर भी वह जिद में ससुराल खोजने निकल पड़ा। उसकी बात सुनकर दोनों पहले खूब हंसी, फिर जब उन्होंने उसके चेहरे की मासूमियत देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि वह मजाक नहीं कर रहा। अब रतन ने दुखी होकर कहा, अब मुझे अपनी मूर्खता समझ में आ रही। मैं घर लौट जाना चाहता हूँ। उसकी आवाज में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कहते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी गलती करते रहते हैं और उसे मानने का साहस नहीं जुटा पाते। जो व्यक्ति अपनी भूल पहचान लेता है, उसके सुधार का रास्ता खुल जाता है। रतन की सच्चाई सुनकर कमला और सुशीला एक दूसरे को देखने लगी। उनके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। विमला ने धीरे से कमला से कहा, सखी, यह युवक बहुत सीधा है। ऐसा भोला इंसान आज के समय में कहाँ मिलता है? अब कमला भी सोच में पड़ गई। विमला और कमला कुछ देर तक आपस में धीरे धीरे बातें करती रही। रतन थोड़ी दूर पर खड़ा था। उसे समझ न आ रहा था कि दोनों सहेलियां आखिर क्या सोच रही। मैं तो बस यही चाहता था कि किसी तरह घर लौट जाए और अपनी माँ से माफी मांग ले, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद विमला मोहन के पास आई और बोली, भाई, अगर तुम चाहो तो खाली हाथ घर नहीं लौटोगे। अब रतन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रतन ने कहा, क्या मतलब? विमला मुस्कुराई, मतलब यह कि जिस ससुराल को खोजने के लिए तुम घर से निकले थे, शायद भगवान ने उसका रास्ता यही बना दिया। रतन को कुछ समझ न आया। तब विमला ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। उसने बताया कि उसकी सहेली कमला का पति 8 वर्षों से लापता है। ना कोई खबर, ना कोई संदेश। घर वाले भी अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। फिर उसने कहा, यदि तुम कुछ समय के लिए इसके पति बनकर घर चलो तो इसकी विदाई हो सकती है। आगे जो होगा देखा जाएगा। अब रतन यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, नहीं, यह तो झूठ होगा। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। विमला ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें बस चुप रहना है, बाकी सारी बात मैं संभाल लूंगी। अब रतन बहुत सीधा साधा था। वह चालाकियों और दुनियादारियों की बातों को नहीं समझता था। अंत में वह दोनों की बात को मान गया। दोस्तों, कहते हैं, अत्यधिक सरलता भी कभी कभी मनुष्य को मुसीबत में डाल देती है। अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही विवेकवान होना भी आवश्यक है। केवल भोलापन जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं होता। तीनों धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर रतन का दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसे डर लग रहा था कि कहीं किसी ने कोई सवाल पूछ लिया तो क्या जवाब देगा।
उधर विमला पूरा योजना मन ही मन बना चुकी थी। थोड़ी देर बाद वे कमला के घर पहुंच गए। जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, विमला ने जोर से आवाज लगाई, काकी देखो तो कौन आया है। कमला की माँ बाहर निकली। उसने जब रतन को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही विमला बोल पड़ी, काकी आज 8 साल बाद दामाद जी को अपनी पत्नी की याद आई है। बड़ी मुश्किल से आए हैं, जल्दी से स्वागत करो। यह सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब कमला के माता पिता ने तुरंत रतन का स्वागत किया। रतन घबराहट में उनके पैर छूने लगा। उसे तो कुछ समझ न आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उधर विमला लगातार बातें करके किसी को सोचने का मौका ही न दे रही थी। वह बोली, काका मैं तो कहती हूँ सुबह होते ही कमला की विदाई कर दो। ऐसे दामाद का भरोसा नहीं, पता नहीं फिर कब गायब हो जाए। कमला के माता पिता को उसकी बात अच्छी लगी। 8 वर्षों का इंतजार उन्हें थका चुका था। उन्होंने उसी समय विदाई की तैयारी शुरू कर दी। उस रात रतन को बड़े आदर सम्मान से भोजन कराया गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वह सोच रहा था आखिर यह सब कहाँ जाकर रुकेगा। भाइयों कहते हैं कि झूठ चाहे किसी अच्छे उद्देश्य से बोला जाए, लेकिन उसके साथ हमेशा भय जुड़ा रहता है। सच बोलने वाले को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाला हर समय पकड़े जाने से डरता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर में हलचल शुरू हो गई। विदाई की तैयारी हो चुकी थी। अब विमला जल्दी जल्दी आई और बोली, रतन अब देर मत करो, जितनी जल्दी निकलोगे उतना अच्छा होगा। रतन और कमला गांव से बाहर निकल गई, लेकिन नियति ने एक ऐसा मोड़ तैयार कर रखा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही दोनों घर से निकली, उसी समय एक आदमी वहां पहुंचा। उसने आते ही कमला के माता पिता के पैर छुए। वह कोई और नहीं बल्कि कमला का असली पति था। 8 वर्षों बाद वह लौटा था। घर वाले उसे देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक तो किसी को विश्वास न हुआ। फिर जब सच्चाई समझ आई तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। कमला के पिता चिल्लाए, अरे अभी तो कोई हमारी बेटी को विदा करा के ले गया। यह सुनते ही गांव में खबर आग की तरफ फैल गई। लोग लाठियां लेकर इकट्ठे होने लगे। हर कोई यही कह रहा था, धोखेबाज को पकड़ो। कुछ देर में दर्जनों लोग रतन और कमला के पीछे दौड़ पड़े। उधर रतन और कमला को अभी कुछ भी पता नहीं था। वे धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जल्द ही गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। चारों तरफ शोर मच गया। किसी ने रतन का हाथ पकड़ा, किसी ने उसका थैला छीन लिया। कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े। रतन डर के मारे कांपने लगा। उसने जीवन में कभी किसी का बुरा न किया था, फिर भी आज वह अपराधी की तरह खड़ा था। कहते हैं कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि निर्दोष व्यक्ति भी दोषी दिखाई देने लगता है। इसलिए किसी के बारे में निर्णय लेने से पहले पूरी सच्चाई जानना बहुत जरूरी होता है। तभी कमला आगे आई। उसने ऊंची आवाज में कहा, कोई हाथ मत लगा देना। उसकी आवाज इतनी दृढ़ थी कि लोग रुक गए। फिर उसने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि यह निर्दोष है। उसने यह भी बताया कि यह सारी योजना बिमला ने बनाई थी, लेकिन इसके पीछे कोई लालच या बुरी नीयत नहीं थी। वह केवल 2 दुखी जीवनों को सहारा देना चाहती थी। फिर कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप सब आज इतने क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि 8 वर्षों तक मैंने कैसे जीवन बिताया? क्या किसी ने मेरे अकेलेपन का दर्द समझा? पूरा गांव शांत हो गया। किसी के पास उसके प्रश्न का उत्तर नहीं था। फिर उसने बिमला के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी सहेली का पति बरसों से जेल में है। उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं। उसने अपने लिए नहीं, मेरे लिए त्याग किया। यह सुनकर बहुत से लोगों की आंखें नम हो गई। अब गांव वालों का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसी समय गांव का सरपंच भी वहां पहुंच गया। वह सबकी बातें ध्यान से सुनता रहा। उसे समझ में आ गया कि मामला जितना दिखाई दे रहा उससे कहीं अधिक गहरा है। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज निर्णय जल्दीबाजी में नहीं होगी, पहले न्याय होगा। सरपंच की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। अब गांव के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा था, रतन के भविष्य का क्या होगा और कमला जैसी दुखी स्त्री का जीवन कैसे संवर पाएगा? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए गांव की पंचायत बैठने वाली थी। फिर कुछ समय के बाद पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग धीरे धीरे चौपाल की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर पहले जो लोग क्रोध में भरे हुए थे, अब उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस अनोखे मामले का फैसला क्या होगा।
आखिर ऐसा मामला गांव में पहले कभी न हुआ था। रतन एक तरफ सिर झुकाकर खड़ा था। उसे लग रहा था कि सारी गलती उसी की है। हालांकि उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कुछ किया नहीं था। फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वह पूरे गांव के सामने खड़ा था। उधर विमला भी वहां पहुंच गई। जब उसे पता चला कि सारी बात खुल गई तो वो घबरा गई, लेकिन अब उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि जो भी सच है वह सबके सामने स्वीकार करेगी। सरपंच ने पंचायत की बैठक शुरू कर दी। सबसे पहले रतन से पूछा, बेटा सच सच बताओ, क्या तुम जानते थे तुम जो कर रहे हो वो गलत है? रतन ने सुर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ सरपंच जी, जब मैं घर से निकला था तब मैं अपनी मूर्खता में अंधा हो गया था। बाद में जंगल में पहुंचकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं तो वापस लौटना चाहता था, लेकिन फिर इन लोगों की बातों में आ गया। मेरा किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था। रतन की आवाज में दोस्तों सच्चाई झलक रही थी। फिर सरपंच ने विमला से पूछा, बेटी तुमने यह सब क्यों किया? विमला की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, सरपंच जी, मैंने कोई लालच नहीं किया। मैं बस अपनी सहेली का दुख देख नहीं पा रही थी। 8 साल से मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर मैं भी अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजर रही थी। मुझे लगा कि शायद इस भोले युवक के सहारे किसी का घर बस जाए। उसकी बात सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। कहते हैं कई बार अच्छे इरादों से किए गए कार्य भी गलत तरीके के कारण परेशानी पैदा कर देते हैं। इसलिए केवल उद्देश्य अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं, उस उद्देश्य तक पहुंचने का मार्ग भी सही होना चाहिए। इसके बाद सरपंच ने सुशीला के पति को बुलाया। उससे पूछा, तुम 8 साल तक कहाँ थे? वह आदमी शर्मिंदा होकर बोला, मैं दूर प्रदेश में नौकरी करने चला गया था। पहले कुछ वर्षों तक काम नहीं मिला। फिर परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि मैं लौट न सका। फिर सरपंच ने सोच समझ के कहा, जो पति अपनी पत्नी को 8 वर्ष तक बिना समाचार के छोड़ दे, वह भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। यह सुनकर गांव के बहुत से लोग सहमत हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि परिवार केवल अधिकारों से नहीं चलता, बल्कि जिम्मेदारियों से चलता है। कुछ देर तक पंचायत में चर्चा चलती रही। फिर सरपंच उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आज हमें किसी को दंड देने से ज्यादा एक जीवन को संवारने के बारे में सोचना चाहिए। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। सरपंच ने कहा कि अब कमला का पति वापस आ चुका है, इसलिए उसका घर फिर से बच सकता है। लेकिन विमला का क्या होगा? उसका पति बरसों से जेल में है। उसके लौटने की कोई आशा नहीं। क्या हम उसे जीवन भर अकेला बैठाए रखें? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर सरपंच ने रतन की ओर देखा, बेटा क्या तुम विमला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? यह सुनते ही रतन चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन जब उसने विमला की ओर देखा तो उसे उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी। उसे याद आया कैसे विमला ने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया था। धीरे से उसने कहा, यदि पंचायत और माता पिता की यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर सरपंच ने बिमला से पूछा, बेटी क्या तुम तैयार हो? बिमला ने नम आंखों से सिर झुका दिया। उसकी चुप्पी ही स्वीकृति थी। यह देखकर चौपार में बैठे लोगों के जो चेहरे थे उन पर मुस्कान आ गई। सरपंच ने घोषणा की, आज से यह दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होंगे। पूरे गांव की उपस्थिति में इनका विवाह कराया जाएगा। यह सुनते ही वातावरण बदल गया। जहां कुछ समय पहले तनाव और क्रोध था, अब वही खुशहाली और उत्साह दिखाई देने लगा। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। पुरुष विवाह की तैयारी में जुट गए। कुछ ही समय में पूरे गांव ने मिलकर रतन और बिमला का विवाह संपन्न कराया। कुछ समय बाद खुशी के साथ रतन और बिमला अपने गांव पहुंचे। घर के बाहर रतन की मां बैठी हुई थी। 3 दिन बीत चुके थे। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वह बार बार रास्ते की ओर देखती। अचानक उसने दूर से लोगों की भीड़ देखी। जब भीड़ पास आई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसका बेटा सचमुच बहू लेकर लौट रहा था। कुछ क्षण के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बहू का स्वागत किया और दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन उस छोटे से टूटे फूटे घर में जितनी खुशी थी उतनी शायद पहले कभी न आई थी। रतन की माँ बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे बरसों की चिंता एक ही पल में समाप्त हो गई। मित्रों, समय बीतता गया। रतन और बिमला ने मिलकर अपना घर संभाला। दोनों ने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया।
धीरे धीरे उनका जीवन खुशियों से भरने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।